मैं आपको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ थोड़ा सा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि फिर मैंने आपको बफर के क्वेश्चंस कराने और बड़ा जिन जिन बच्चों ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेटा बफर होता क्या है। देखिए बफर में ना एक तो इसकी डेफिनेशन है कि जो पीएच को चेंज होने से रोकेगा, विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। बफर मिक्सचर होता है किसका, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। ठीक है जी, उसके लिए जो बेटा फॉर्मूला होता है ना वो हम पहले इस तरह करते हैं। जब भी पीएच निकालना होगा ना आपने, तो जो वीक एसिड के लिए आप एक्सप्रेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एथेनोइक एसिड है, सपोज CH3COOH, CH3COO माइनस और H प्लस, ये वीक एसिड हो गया बेटा। और इसी का आप सॉल्ट ले लें। ठीक है, CH3COONA, ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, तो CH3COO माइनस और Na प्लस, ये आपका बेटा बफर है। अब इसमें होता ये है कि आप अगर इसमें एच आइन ऐड करोगे ना, इसमें एच आइन अगर ऐड करते हो तो पीएच चेंज नहीं होगी, या आप अगर इसमें बेटा OH आइन ऐड करते हो तो फिर भी पीएच चेंज नहीं होगी। रीजन इज कि जो H आइन आप इसमें ऐड करोगे, ये जो एथेनोएट आइन आपको नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर देखें ये एथेनोएट आइन, ये क्या करेंगे जी, इस H आइन के साथ रिएक्शन करके दोबारा अनआयोनाइज्ड एसिड बना देंगे। तो आप जितना H आइन डालेंगे, एथेनोएट आइन उस H आइन को गेन करेगा और अनआयोनाइज्ड एसिड लेफ्ट साइड पर बना देगा। और अगर बेटा आप इसमें क्या डालते हैं, OH आइन, अगर आप इसमें OH आइन ऐड करेंगे ना, तो OH आइन किससे रिएक्शन करेगा, इस अनआयोनाइज्ड एसिड से, और ये एथेनोएट आइन बनाएगा और साथ में वाटर बना देगा। तो बेसिकली आप ये चीज नोट करें कि H आइन के डालने से भी और OH के डालने से भी ये H आइन या OH आइन सॉल्यूशन में एज इट इज नहीं रहेंगे। आप H आइन डालेंगे, एथेनोएट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फौरन। आप OH आइन बेटा इस बफर में डालेंगे तो ये जो अनआयोनाइज्ड एसिड है ये इस OH आइन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पीएच तो दो ही चीजों से चेंज होती है ना, या सॉल्यूशन में H आइन आ जाए या OH आइन आ जाए। तो ना H आइन भर रहे हैं क्योंकि एथेनोएट आइन एक्टिव हो जाता है, OH आइन आप डालेंगे तो अनआयोनाइज्ड एथेनोइक एसिड एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन में ना OH आइन बनेंगे ना ही H आइन बढ़ेंगे। अब पीएच कैसे निकालेंगे जी, इसके लिए ना आप के का एक्सप्रेशन लिखते हैं फॉर द वीक एसिड। ये आपने याद कर लेना है, आज के बाद जब भी पीएच निकालनी है ना आपने। ये जी एक और फॉर्मूला भी है वैसे, वो भी मैं लिख देता हूँ साइड पर। पीएच इज इक्वल टू pKa plus log of concentration of salt और concentration of acid। इस फॉर्मूला से भी आप बफर की पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। आप पहले इस फॉर्मूला को देख लें। पर ये जो के का एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो है ना आपके पास एथेनोएट आइन, ये बेसिकली सॉल्ट होगा आपका। ये क्या होगा, सॉल्ट। देखिए दिस इज द सॉल्ट, और इसकी कंसेंट्रेशन आप वही रखेंगे जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, जब भी आपने बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है तो पहले के का एक्सप्रेशन लिखेंगे वीक एसिड के लिए, और जो इसमें बेटा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी ना, इस तरह दिस इज द सॉल्ट, वही आपने इस नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन रखनी है, क्योंकि सॉल्ट 100% डिसॉल्व हो रहा होता है, राइट। और एसिड की तरफ से जो H आयन आ रहा होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये तो बात समझ आ गई। H आयन आपको फाइंड करना होगा, और जो बेटा ये है ना एथेनोइक एसिड, इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, कि जो बेटा आपने स्टार्टिंग में लिया होगा ना इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, वही आप यहां पर पुट करेंगे। जो आपने स्टार्टिंग में एसिड की कंसेंट्रेशन ली होगी वही कंसेंट्रेशन आप यहां पुट कर देंगे इक्विलिब्रियम पर भी। रीजन इज कि वीक एसिड बहुत कम फॉरवर्ड जाता है, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो अब दो बातें जो मैंने बताई वो फिर समझ लें कि जब भी आपने बफर की पीएच निकालनी है तो आप पहले वीक एसिड और बेटा उसके सॉल्ट की एक्सप्रेशन लिख दें। वीक एसिड के लिए आप क्या करेंगे, के का एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसमें जो एथेनोएट आइन होगा उसकी कंसेंट्रेशन कहां से आएगी, सॉल्ट से आएगी। ठीक है, जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी वो एथेनोएट आइन की होगी। H आइन आपको निकालना होगा,
और अनआयोनाइज एसिड, जो एसिड की कंसेंट्रेशन होगी, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी ना एसिड की, वही इक्विलिब्रियम पर भी होगी, और वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह के एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखें जो बातें मैंने बताई हैं, ये देखिए जी, ये बेटा आपके पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी। A solution containing a mixture of tartaric acid and its sodium salt। तो देखिए टार्टारिक एसिड का फॉर्मूला नहीं है तो हम खुद लिख लेते हैं ना। टार्टारिक एसिड है, वीक एसिड है। मेरे कैसे पता वीक एसिड है? इसके के की वैल्यू देखिए ना कितनी स्मॉल है, 1 से बहुत कम आ रही है, तो वीक एसिड है। तो इसको बेटा आप आयोनाइज कर दें। टार्टारिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो टार्टरेट माइनस और H प्लस आइन देगा। और इसका सॉल्ट कौन सा है? सोडियम टार्टरेट। सोडियम टार्टरेट ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा ना, क्योंकि सोडियम के सॉल्ट है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। तो इसकी तरफ से भी टार्टरेट आइन बनेगा और Na प्लस बनेगा। तो दिस इज योर बफर सोल्यूशन बेटा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने बफर की पीएच निकालनी है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट दी के ए एक्सप्रेशन। तो आप के ए लिखोगे, इसका के ए इज इक्वल टू वीक एसिड के लिए, राइट? तो टार्टरेट आयन की कंसेंट्रेशन, H आयन की कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन ऑफ टार्टरिक एसिड। अब देखिए आपके पास सारी चीजें गिवन होंगी। के ए इज गिवन ना, के ए यहां से आपके पास आ रहा है, पीएच आपने निकालनी है। ये देखिए टार्टारिक एसिड की कंसेंट्रेशन गिवन है, सॉल्ट की भी गिवन है। तो आपको मैंने बताया ना बेटा कि जो नेगेटिव पार्ट होता है ना एसिड का, ये दो, इसके दो सोर्सेज हैं। मेनली कहां से आ रहा है? फ्रॉम सॉल्ट। थोड़ा सा कहां से आ रहा है? फ्रॉम एसिड। तो जो एसिड से आ रहा है उसको तो आप इग्नोर करते हैं, तो क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि एसिड आयोनाइज नहीं होता। जो वीक एसिड होते हैं ना वो बेटा लेस देन 1% आयोनाइज होते हैं, 0.001% आयोनाइज होते हैं। तो इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि वीक एसिड आयोनाइज होते ही नहीं है, ना होने के बराबर। तो इसलिए जितना भी ये टार्टरेट आ रहा है यहाँ पर, वो मेनली फ्रॉम दी सॉल्ट, सोडियम टार्टरेट से आ रहा है। तो सॉल्ट की क्या कंसंट्रेशन है बेटा? ये देखें 0.8। ठीक है, तो आप अगर यहाँ लिख दे कि ये जो है ना आपके पास ये 0.8 था, तो बेटा जब ये आयोनाइज होगा, क्योंकि 100% आयोनाइज होता है ना, तो टार्टरेट 0.8 इधर बनेगा और सोडियम भी 0.8 इधर बनेगा। और जो टार्टारिक एसिड है बेटा, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.5। तो टार्टारिक एसिड 0.5 है और ये बहुत कम फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, इसको आप आगे लेके ना जाए, आप समझे कि ये फॉरवर्ड जा नहीं रहा। अब बस वैल्यूज पुट करें। के की क्या वैल्यू आ रही है जी? के ए आ रहा है, गिवन है 9.3 टाइम्स 10⁻⁴। टार्टरेट इसकी कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है? 0.8। H आइन इज अननोन। टार्टारिक एसिड जो है वो कितना है जी? देखें ये 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो आपको बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है ना कंसेंट्रेशन अपने मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में बतानी है। तो इसलिए यहाँ पर कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपके पास। अब आप क्या करेंगे जी? वैल्यूज पुट करें इसमें, और कैलकुलेटर बेटा अगर आप लोगों के पास हो तो आप जरा इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट स्टेप में 9.3 टाइम्स 10⁻⁴ टाइम्स 0.5 इज इक्वल टू concentration of H ion divided by 0.8। तो ये H आइन जो आपके पास बेटा आएंगे, ये आ रहे हैं 5.81 टाइम्स 10⁻⁴। अब बेटा ये H आइन आगे पीएच में, इसका पीएच निकालनी है तो फॉर्मूला यूज किया, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H आइन। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H आइन बेटा आपके पास 5.81 टाइम्स 10⁻⁴ आ रहा था। तो पीएच इज इक्वल टू 3.23। ठीक है जी, ये आ गया। फिर आप चेक कर लें इसको जल्दी से, 1 मिनट लें और देखें इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से डिस्कस करें। शाबाश।
अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्लास में आए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें देखें, बफर का ही बेटा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा आसान सा रखा था। नहीं बेटा, वाटर को इनसिया हम इसमें एक्सप्रेस नहीं करते, के एक्सप्रेशन में वाटर क्यों एक्सप्रेस करेंगे बेटा, हम तो उसमें एसिड के लिए लिखना होता है। ठीक है, अगर एसिड एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है फिर आप लिख सकते हैं। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको जरा पढ़ें। कह रहा है कि प्रोपानोइक एसिड प्रोपानोइक एसिड इज वीक एसिड, के की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द पीएच। अच्छा, इसकी आपने पीएच निकालनी है जी। अब देखिए, जो वीक एसिड्स होते हैं ना, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि वो 100% आयोनाइज नहीं हो रहे। तो वीक एसिड के लिए हम क्या करते हैं, देखें, पहले एक्सप्रेशन लिखें, CH3CH2COOH, ये पार्शियली आयोनाइज होंगे। CH3, क्योंकि हमें नहीं पता ना बेटा कि H आयन कितने बन रहे हैं सोल्यूशन में, वरना तो अगर हमें कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे होते तो हम कहते हैं ये 0.5 है, तो H आयन भी 0.5 होंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम ये एज्यूम नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि ये इनकम्प्लीट आयोनाइज हो रहा है। तो इसलिए बेटा अब यहाँ पर आपको के एक एक्सप्रेशन लिखना है। ये आ जाएगा CH3CH2COO- H+, और ये अनआयोनाइज एसिड। बेटा याद रखें, ये बात अभी मैंने बफर में भी आपको बताई है कि जो वीक एसिड होते हैं ना, वीक एसिड, ये बहुत कम फॉरवर्ड जाते हैं, ना होने के बराबर। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है ना, इसकी कितनी है जी, इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.5, तो इक्विलिब्रियम पर भी यही होगी, मतलब फॉरवर्ड गया ही नहीं। मतलब 0.5 माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5। इसलिए बेटा आपने आज के बाद ये याद रखना है कि ये जो वीक एसिड होता है, उसकी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी वही उसकी इक्विलिब्रियम पर भी कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, और के हमारे पास गिवन है, ये अनआयोनाइज एसिड की कंसेंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.5 इनिशियल भी और इक्विलिब्रियम पर भी यही। ये देखिए आपके पास 1:1 रेशियो है बेटा, है ना, जितने प्रोपानोएट आइन उतने एच आइन। तो अब इनका स्केयर कर लेंगे। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। के ए हमारे पास है 1.34 टाइम्स 10⁻⁵। देखिए, इन दोनों का स्केयर ले रहा हूँ क्योंकि एच आइन कंसेंट, इसके भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है ना, तो 1:1 रेशियो है। तो मैं एच आइन का स्केयर ही कर लेता हूँ, मतलब जितने मोल एच आइन के होंगे उतने प्रोपानोएट आइन के होंगे ना, तो एच आइन का स्केयर कर दिया और नीचे आ जाएगा 0.5। अब बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में 1.34 टाइम्स 10⁻⁵ टाइम्स 0.5 इज इक्वल टू एच आइन का स्केयर आ जाएगा, और इसका अंडर रूट बेटा आप लेंगे। ठीक है, इसका अंडर रूट ले लें, कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा भाई। एच आइन का स्केयर, तो एच आइन बेटा आपके पास आ रहा है इसमें 2.58 टाइम्स 10⁻⁻3, और इसको बेटा पीएच के फॉर्मूला में पुट करें ना, तो आपके पास पीएच आ जाएगी 2.59। मुझे चेक करके बता देंगे ये आ रही है या नहीं आ रही। शाबाश, ये देखिए, ये पीएच हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, पहले इसको आप समझ लें। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब जरा देखें, आपने हाँ ना बेटा, 1:1 रेशियो है उसने। और दूसरी बात, यहाँ तो सॉल्ट है ही नहीं इंसिया, यहाँ तो सॉल्ट है ही नहीं ना, यहाँ तो ये एथेनुएट आइन इज कमिंग फ्रॉम द एसिड। जितना भी आ रहा है बहुत थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन एसिड से ही आ रहा है, सॉल्ट तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो वो एसिड की बात कर रहा है। इसलिए मैंने अब स्केयर लिया, क्योंकि एच आइन और प्रोपानोएट आइन एग्जैक्टली 1:1 रेशियो है, तो मैंने स्केयर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी, जो बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड है। कह रहा है बफर सॉल्यूशन एफ was prepared by adding 0.03 mole of NaOH। इसको कितने वाटर में ऐड कर रहा है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, जिसके अंदर ऑलरेडी
0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर प्रोपानोइक एसिड है। पहले इनका रिएक्शन लिख लेते हैं जी। CH3 या साइड पे लिखते हैं उनका रिएक्शन। CH3, इसके मैं यहाँ पर CH3, CH2, COOH, NaOH, CH3, CH2, COONA प्लस वाटर। ये जी इक्वेशन आपके पास। अब जरा देखें इक्वेशन लिखने के बाद अब आप जरा इसके बेटा वो समझे ना जो उसने क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन ये कहा है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास क्या था, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम था प्रोपानोइक एसिड। आपके पास जो प्रोपानोइक एसिड था उसकी कंसंट्रेशन थी 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, लेकिन आपने उसमें से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, ठीक है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसके अंदर आपने ऐड किया 0.3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मैं पिक्चर से चले यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये देखें, इस तरह ये था कि आपके पास स्टार्टिंग में था प्रोपानोइक एसिड दैट इज 0.5 मोल। ये देखिएगा बेटा 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसमें से ना उसने एक और बीकर में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया। क्या चीज? प्रोपानोइक एसिड। ठीक है जी, 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एक सॉल्यूशन था प्रोपानोइक एसिड का, उसमें से आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाल लिए। अब मोल्स कितने आए होंगे देखिए, ये चीज जरा आप समझें कि 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.5 मोल थे किसके? प्रोपानोइक एसिड के। फिर ये बात समझे कि जो प्रोपानोइक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन थी 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ना, तो मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.5 आ रहे हैं। आपने इस 1000 से ट्रांसफर किया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.5 मोल आएंगे? नहीं, 0.5 तो नहीं आएंगे, उससे कम आएंगे। तो आप देख लें कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आ रहे हैं। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.5 मोल्स आ रहे हैं प्रोपानोइक एसिड के। आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, इसमें x आएंगे, तो x इज इक्वल टू 100 टाइम्स 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो x आपके पास आ जाएगा यहां से 0.05। बेटा ये आपके पास है मोल्स 0.05, ठीक है, 0.05 मोल्स प्रोपानोइक एसिड। और इसके अंदर आपने क्या किया जी, इसके अंदर आपने जी बेटा कर सकते हैं एनसीआ, उस तरह भी कर सकते हैं जो आप बता रही हैं फॉर्मूला। और 0.03 मोल आपने NaOH डाला है जी, 0.03 मोल्स NaOH आपने ऐड किया है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में यूज कितना हुआ? 0.1 to 1 रेशियो है तो 0.03 यूज हुआ। और रह गया कितने जी? इक्विलिब्रियम पर क्या रह गया आपके पास? ये 0.02 रह जाएगा। ये तो खत्म हो गया सारा। सॉल्ट कितना बना होगा जी? जितना यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है? 0.03 यूज हुआ है। तो ये आपके पास सॉल्ट है, ये आपके पास एसिड। और आपको ये बात बेटा समझनी है कि जो वीक एसिड होता है और जो सॉल्ट होता है इसका मिक्सचर बफर होता है। तो ये देखें, ये आपके पास बफर सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ये बात जहन में रहे कि जो मोल्स आपके पास आए हैं ना अभी, ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। ये जो आपके पास मोल्स आए हैं ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। अब जरा बेटा आप जोहा, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा। अब बेटा आपने फाइंड आउट क्या करना है, वो कह रहा है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोपानोइक एसिड एंड सोडियम प्रोपानोएट इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। देखें आपको बेटा, आपको ये देख लें, मैंने ये जो रिएक्शन लिखा है, ये लिखने का मकसद यही था कि आपको ये समझ आए कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, आप ये कह रही है बेटा, एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम मेंशन नहीं है। तो भाई जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम मेंशन ना हो तो समझ जाया करें वो सॉलिड डाल रहा है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने सॉलिड ऐड किया है, 0.03 मोल्स सॉलिड के आप मेजर तो कर सकते हैं ना, तो वो सॉलिड NaOH उसने डाला है, तो वॉल्यूम तो वही 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जो है ये वो केस नहीं है जो आप समझ रही हैं कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एसिड है और 50 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH और दोनों को मिक्स किया और 150 हो गया, वो अलग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर अगर उसने वॉल्यूम मेंशन नहीं किया तो इट मींस ये सॉलिड फॉर्म में NaOH डाल रहा है, ठीक है। तो अब बेटा आपको ये जो मोल्स निकालनी है ये आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालनी है। बेटा NaOH के मोल एनसीआर क्वेश्चन में गिवन है ना, आप जरा क्वेश्चन देखें, क्या NaOH के मोल क्वेश्चन में गिवन नहीं है भाई? ये 0.03 मोल्स हमने तो नहीं निकाले, ये ऑलरेडी गिवन है बेटा क्वेश्चन में। वो ये कह रहे हैं, देखें वो ये कह रहा है कि यहां पर ये जो एसिड था ना इसमें आपने 0.03 मोल्स NaOH के भी डाले हैं। तो स्टार्टिंग मोल कितने हुए जी? स्टार्टिंग मोल NaOH के हुए 0.05, सॉरी 0.05 प्रोपानोइक एसिड के, NaOH के हुए 0.03। अब मैंने नीचे जो लाइन लिखी है उसमें यूज मोल बताएं कि यूज कितने हुए, क्योंकि 1:1 रेशियो है ना बेटा। जब 1:1 रेशियो है तो इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा NaOH 0.03 सारे के सारे यूज हो जाएंगे और प्रोपानोइक एसिड के 0.05 में से 0.03 यूज होंगे। जो 0.03 यूज हुए वो देखिए आगे बन गए सॉल्ट, और बचे कितने? 0.02 बच गए, 0.02 बच गए प्रोपानोइक एसिड के और सॉल्ट 0.03। लेकिन ये दोनों वॉल्यूम्स जो हैं, ये दोनों मोल्स जो हैं ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। आपको बेटा 1000 में निकालने है तो बस एक जीरो कम हो जाएगा, आप रेशियो निकाल लें कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.02 मोल्स आ रहे हैं, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे? x आएंगे। आप x निकालेंगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगा। तो एसिड की कंसंट्रेशन 0.2 आ रही है। इसी तरीके से बेटा ये जो सॉल्ट है ना 0.03 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रही है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे? x आएंगे तो 0.3। अच्छा, बात बच्चे ये कहते हैं सर ये तो आपने 1000 में मोल निकाले हैं, वो तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो बेटा जो 1000 में जब आप मोल्स निकालते हैं तो वो कंसंट्रेशन ही होती है। जब भी आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में मोल निकालेंगे तो दैट इज द कंसंट्रेशन। अब आपने क्या करना है जी, इसके बाद कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन F। तो आपको वही प्रोपेनोइक एसिड के लिए K का एक्सप्रेशन लिखें, Ka इज इक्वल टू CH3 CH2 COO माइनस, ये हो जाएगा जी H प्लस डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज एसिड, ये ऐसे आ जाएगा। Ka की वैल्यू जो है ना बेटा वो हमारे पास गिवन है ऊपर 1.34 टाइम्स 10⁻⁵। अब देखें ये सॉल्ट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.3, H ऐसे ही आ गया। एसिड की कंसंट्रेशन 0.2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए? 1.34 टाइम्स 10⁻⁵ टाइम्स 0.2 divided by 0.3 is equal to concentration of H ion। अब आप बेटा क्या करेंगे, बस इसको कैलकुलेट करके पीएच के फॉर्मूला में डाल दें। अच्छा देखें, अगर आपके पास ये गिवन हो ना, एक बच्चा इस तरीके से भी कर लीजिए, आपके पास देखें गिवन है, अब ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। Ka गिवन है ना, pK तो गिवन नहीं है, तो नेगेटिव लॉग ले लें। ये जो Ka है ना बेटा ऊपर, pK का फॉर्मूला क्या होता है देखें, pK इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो आप Ka का नेगेटिव लॉग लेना तो वो pKa बन जाता है। वो क्या बन जाता है? pKa। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट में एक बच्चों का क्वेश्चन देख लो बेटा। बफर सॉल्यूशन वी विल यूज रिमेनिंग एसिड नॉट द स्टार्टिंग एसिड एज यू यूज 0.2। यस बेटा, तो मैंने रिमेनिंग एसिड लिया ना, जो यूज हो गया उसने तो सॉल्ट बना दिया बेटा। जो यूज हो गया वो तो खत्म हो गया ना, जो यूज हुआ बेटा उसने तो सॉल्ट बना दिया, वो तो है ही नहीं। जो बच गया है वो आपका इक्विलिब्रियम पर होगा ना। के के अंदर देखें आप जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो अनआयोनाइज्ड एसिड एट इक्विलिब्रियम, तो वो तो 0.02 है। अब बेटा आप HN की वैल्यू निकाल लें जरा। 1.34 टाइम्स 10⁻⁵ into 0.2 divided by 0.3
0.2 डिवाइड बाय 0.3, ये बेटा आ रहा है यहाँ पर एच आइन इज इक्वल टू 8.93 टाइम्स 10⁻⁻⁶, और इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे आप 8.93 टाइम्स 10⁻⁻⁶, तो यार 5.049 मतलब 5.05, ये जी ये आंसर भी आप देख सकते हैं। कोई इसमें इसको आप पिक्चर ले लें बेटा, आप इसकी पिक्चर ले लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये मजीद ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा आपने समझना है। वो कह रहे हैं जी, इसमें मैं आपको उसकी सारा जो है ना समरी बता देता हूँ, क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिएगा। फिर आपने एक बफर सॉल्यूशन बनाना है। मेक a बफर सॉल्यूशन ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, और उसकी पीएच क्या होनी चाहिए जी? उसकी पीएच 5.50 होनी चाहिए जी। ये है आपके पास क्वेश्चन। शीरी बेटा, आप अभी मेरा ख्याल आपने भी ज्वाइन किया, या पिछला क्वेश्चन है तो बेटा उसी टाइम पूछा करें ना। पर पीएच ही तो आपने निकालनी थी इसमें, पीएच ही तो आपने निकालनी है, तभी तो मैं ये फॉर्मूला यूज करवा रहा था कि पीएच आपको निकालनी है इसमें। पी के ए गिवन है, लॉग आप लॉग ले लेंगे, सॉल्ट और एसिड को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसका लॉग ले लेंगे, ठीक है। सॉल्ट कितना है 0.3, डिवाइड बाय 0.2 करें, जो आंसर आएगा उसका लॉग ले, उसको ऐड कर दें पी के ए के अंदर, तो आपके पास पीएच आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, आपने एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, किसका? एथेनोइक एसिड, ये आपके पास एथेनोइक एसिड है ये, और ये आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम एथेनोएट है। कह रहे जी, आपने जो बफर बनाना है ना 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसकी पीएच 5.50 होनी चाहिए। के ए फॉर द एथेनोइक एसिड इज गिवन। देखिए, आपको एक बात अब पता होनी चाहिए कि हमने अभी तक जब भी ये बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच या बफर सॉल्यूशन पे वर्किंग करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, के का एक्सप्रेशन। तो इस दफा जो हमारे पास एसिड है वो है एथेनोइक एसिड, CH3COOH, CH3COO माइनस और H प्लस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। CH3COO Na और CH3COO माइनस और Na प्लस, ये आपका बफर सोल्यूशन है जी इस दफा, ठीक है। Ka is given, Ka is CH3COO minus H plus CH3COOH। अब देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। Ka गिवन है, यस। H आइन गिवन है, नहीं। पीएच इज गिवन, तो आप ना पीएच से एच आइन निकाल लेंगे। कैसे? ये देखें, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। पीएच कितने है जी? 5.50 माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, और -5.50 इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन। अब एंटी लॉग ले लें बेटा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं? कैलकुलेटर पर आप शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करें और -5.50 लें, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एच आइन की वैल्यू आ जाएगी। एच आइन की कंसेंट्रेशन आ रही है 3.16 टाइम्स 10⁻⁻⁶। ये जी, ये एच आइन आ गया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ वैल्यूज पुट करें। देखिए, के ए कितने हैं आपके पास? 1.79 टाइम्स 10⁻⁻⁵। अच्छा, ये एसिड ऐसी लिख दें, सॉल्ट सॉरी, क्योंकि इसका तो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है ना, एसिड का भी वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपने फाइंड आउट क्या करना है इसमें। देखिए बेटा, आपको फाइंड आउट ये करना है
कि जो आपने बफर सॉल्यूशन बनाना है ना, जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जिसका वॉल्यूम होना चाहिए और पीएच क्या होनी चाहिए 5.50, तो उस बफर सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप कितना वॉल्यूम एथेनोइक एसिड का लेंगे और कितना वॉल्यूम आप इसका लेंगे, किसका, सॉल्ट का। कंसंट्रेशन दोनों की 1:1 है, कंसंट्रेशन दोनों की क्या है 1:1। तो आपके पास ये बेसिकली सॉल्ट है और ये क्या है, एसिड है नीचे, कंसंट्रेशन इज सेम, लेकिन आपको तो वॉल्यूम निकालना है बेटा, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि अब ये 3.16 को इधर ले आए, जरा डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू उधर जाकर, तो 1.79 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 3.16 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -6। ऊपर देखें क्या है, ये सॉल्ट है ना, नीचे क्या है बेटा, एसिड है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, चलें, सॉल्ट ओवर एसिड। इसको आप डिवाइड करें, 1.79 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 3.16 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -6। देखिए आपके पास आ रहा है 5.66 डिवाइडेड बाय 1 सॉल्ट ओवर एसिड, ये आ रहे हैं। देखिए अब देखिए ये रेशो है, दिस इज द रेशो। इस रेशो को ना आप किसी भी तरीके से रीड कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, लेकिन हमें जो काम करना है हम उस तरीके से इसको रीड करेंगे, हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रीड करेंगे, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम देखें कितना है जी, टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम जो है ना, एक मिनट बेटा, बस। अच्छा अब देखिए जी, आप इसको अगर ऐसे लिख लें कि salt over acid S over A is equal to 5.66, ये हो गया ना। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, नेक्स्ट स्टेप में ए को इस साइड पर ले जाऊं बेटा, ए को ना इस साइड पर लेके चला जाता हूं, ठीक है। अब देखेंगे ये आपके पास हो जाएगा, चलिए मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, एस ओवर ए इज इक्वल टू दिस। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास एस स्टैंड्स फॉर सॉल्ट, एस इज इक्वल टू 5.66 ए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि टोटल वॉल्यूम, देखिए मैंने अभी सिंपल कुछ भी नहीं किया, एक सी बना ली है, सॉल्ट की वैल्यू मुझे पता चल गई। मुझे ये पता है कि टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, सॉल्ट प्लस एसिड का टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए जी, 100, क्योंकि वो कह रहा है टोटल बफर 100 हो, तो सॉल्ट प्लस एसिड टोटल 100 होना चाहिए। सॉल्ट की सॉल्ट की जो वैल्यू है वो हमें पता है, सॉल्ट की क्या वैल्यू है 5.66 ए, एसिड ऐसे लिख देते हैं और आगे आ गया जी 100, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेटा चेंज करता हूँ आसानी के लिए, इसको ए और बी का वर्ड दे दूं तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। इसको ना मैं ए प्लस बी कह देता हूँ, सॉल्ट और एसिड को, यहाँ पर ए प्लस बी, ये आपका क्या होगा जी, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, ए प्लस बी, ठीक है। ए और बी को जब आप मिक्स करेंगे तो टोटल 100 होना चाहिए। ये सॉल्ट इज द बेस, सॉल्ट इज द बेस ना, तो मैं इसको बी, एस को मैं बी कर देता हूँ, क्योंकि देखें बी स्टैंड्स फॉर बेस, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये बेस ही होता है ना, इसको बी आप कर लें तो आपको फॉर्मूला ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब बी की वैल्यू आपके पास है ए, बी की क्या वैल्यू है जी 5.66 ए इज इक्वल टू 100। अब देखें 5.66 ए और 1 ए कितना हो जाएगा, 6.66 ए इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 6.66, तो आपके पास कितना आ रहा है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है टोटल। अली फारूक बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको और मेथड ही बता दूंगा,
आप जिस तरह मर्जी इसको कर लें। सिर्फ पहले ये देखें कि जो एसिड है बेटा, एसिड वो आपके पास कितना आ रहा है, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा। ए स्टैंड्स फॉर एसिड ना, ए आपके पास 15 आ रहा है, तो फिर बेस ये सॉल्ट कितना होगा, वो 85 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मैं आपको ये फिर बता देता हूँ जी, मैंने जो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर नीचे आपको सही नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ से, पर ये जरा देखिएगा इधर, ये जो है सॉल्ट और एसिड, सॉल्ट और एसिड जो है ना, इसको मैं आपको चलें एक और तरीके से बताता हूँ। सॉल्ट और एसिड इज इक्वल टू 5.66 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया ना। अब देखें आप इसको अगर एक और तरीके से करें, देखें ये एक तो मैंने आपको बता दिया ना, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है इसमें, कि इसको आप एक को ए कह दें, एक को सॉल्ट को आप कह दें ये आपका, इसको सपोज बी कह दें, एसिड को ए कह दें, तो बी ओवर ए ये आ रहा है, और ए प्लस बी टोटल कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह, बी ओवर ए इज इक्वल टू 5.66 और b इज इक्वल टू 5.66 a, और इसको आप बेटा फिर फॉर्मूला में पुट करें, a प्लस बी इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए टोटल, तो a और 5.66 a इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 6.66 a इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आप बेटा किसी और मेथड से करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, ये रेशो है, ये किसी भी, और बहुत सारे मेथड हैं इसके। ठीक है, ये और मेथड से भी हो सकता है। मैं आपको एक और चले मेथड बताता हूँ इसके अलावा, वो जरा देखिए आप, अगर आपको वो आसान लगता है उससे कर लें। ये जब रेशो आ जाएगी ना बेटा आपके पास सॉल्ट और एसिड की, देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 6.66 टोटल ये आ रहा है, ये टोटल वॉल्यूम हो गया ना आपके पास, टोटल वॉल्यूम ये, इस टोटल वॉल्यूम में से 6.66 में से आपको सॉल्ट कितना चाहिए था, सॉल्ट का वॉल्यूम कितना चाहिए था, 5.66, मतलब अगर 6.66 क्यूबिक सेंटीमीटर हो ना बेटा, तो उसमें सॉल्ट आपको, मैंने 6.66 कैसे लेकर आया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 5.66 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 6.66। तो 6.66 क्यूबिक सेंटीमीटर में सॉल्ट कितना चाहिए आपको, सॉल्ट कितना चाहिए 5.66, तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर हो तो उसमें सॉल्ट कितना चाहिए, तो x इज इक्वल टू, अली फारूक मेरा ख्याल आप ऐसे ही कह रहे थे, हाँ मुझे लग रहा है आपने जो मुझे फॉर्मूला बनाकर भेजा 6.66। अब जरा इसको आप सॉल्व करें तो देखिए आपका वही आंसर आएगा, एक 85 आएगा और एक 15 आएगा। 100 टाइम्स 5.66, 100 टाइम्स 5.66 डिवाइडेड बाय 6.66, देखिए 84.9 आ रहा है, 84.9, तो मतलब ये 85 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका क्या आ रहा है, सॉल्ट, ये सॉल्ट है ना x, तो सॉल्ट 85 है, तो एसिड कितना होगा 15 होगा। चले बेटे, बहुत टाइम लगा दिया, अब आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास केएसपी का, बहुत ही सिंपल है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने केएसपी का एक और क्वेश्चन रखा हुआ है, वो मैं आपके साथ कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं इसकी पिक्चर शेयर कर देता हूँ, आंसर देखिएगा आपका यही आना चाहिए। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से। अच्छा, ये बेटा ये क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि इसमें एक नई चीज वो आपसे पूछ रहा है। पहली बात मैं आपको थोड़ा केएसपी के बारे में बता दूं बेटा, केएसपी जो है ना, केएसपी की टर्म यूज की जाती है फॉर स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स, और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तब उसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और तब आप केएसपी बेटा फाइंड आउट करते हैं। जब नीचे सॉल्ट बैठना शुरू हो जाएगा तब आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, और फिर आप उसमें केएसपी, मतलब कितना सॉल्ट डिसॉल्व हुआ, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
केस पे लिखने का तरीका ये होता है बेटा कि जिस तरह आपके पास एक सॉल्ट है ना, चलिए यहीं पे हम प्रैक्टिस करते हैं। Ag2S है, Ag2S सॉलिड। इसको जब वाटर में डालेंगे ना बेटा, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, 2Ag+1 एक्वस और S2 माइनस एक्वस। आपको पता है जितने भी इक्विलिब्रियम होते हैं उसमें हम सॉलिड्स को एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं बनाते, राइट? तो इसलिए सॉलिड को तो हम नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए जो KSP असल में KC ही है, लेकिन हमने कुछ स्पेसिफाई किए हुए हैं कि KA KW ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं और ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो KSP अगर आपने निकालना है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, तो बेटा जो मिक्सचर्स होंगे जो एक्वस फॉर्म में होंगे उनको आप लिखेंगे Ag+1 का स्क्वायर और S2 माइनस ये जी। अब देखिए उसने आपको ये कहा है कि जो सिल्वर सल्फाइड है ना, वो वाटर में इतना डिसॉल्व होता है, कितना 1 पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इज गिवन 1.16 टाइम्स 10⁻⁻17। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको ये कहूं कि जी 1 मोल सिल्वर सल्फाइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, 1 मोल, तो आप फौरन कहेंगे कि जी सिल्वर आयन कितना बनेगा इससे, सिल्वर आयन इससे 2 मोल बनेगा, डबल। ठीक है। इसी तरीके से बेटा मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि 2 मोल सिल्वर सल्फाइड डिसॉल्व हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 मोल सिल्वर आयन बनेगा। उसने आपको बताया कि इतने मोल सिल्वर सल्फाइड डिसॉल्व होता है, तो सिल्वर आयन कितने बनेंगे, इसका डबल, 2 टाइम्स 1.16 टाइम्स 10⁻⁻17, और इस सल्फाइड के 1 मोल ही है तो इतने ही बनेंगे 1.16 टाइम्स 10⁻⁻17। अब यहां पर आप लोग ये गलती करते हैं। देखिए ये तो आपने रेशो ले ली ना कि ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम। अब जो KSP का एक्सप्रेशन है उसकी जो पावर है वो अलहदा से फिर लेनी है बेटा, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। Ag के ऊपर 2 आएगा, सल्फाइड के ऊपर 1 ही आएगा। तो अब आपके पास बनेगा KSP इज इक्वल टू, सिल्वर आयन कितना है जी, ये वैल्यू लिखेंगे, उसका स्क्वायर भी लेना है, 2 टाइम्स 1.16 टाइम्स 10⁻⁻17 का होल स्क्वायर, सल्फाइड आएगा 1.16 टाइम्स 10⁻⁻17। और अब बेटा आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, KSP इज इक्वल टू, कैलकुलेटर बेटा इसको कैलकुलेट करें और बताएं क्या आंसर आ रहा है इसमें। अच्छा बेटा इसको जल्दी से चले मैं कैलकुलेट इसको कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। आप लोग बेटा साथ साथ करें, ठीक है। अच्छा ये बेटा आ रहा है जी हमारे पास आंसर इसका 6.24 टाइम्स 10⁻⁻57 यूनिट मोल 3 DM-9। ठीक है जी। अब आपने ये बताना है कि कैलकुलेट द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड। बेटा 1 ग्राम सिल्वर सल्फाइड को डिसॉल्व करने के लिए कितना वाटर चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए अक्सर बच्चे यहाँ पर अब कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या किया जाए जी। आपको ये KSP की वैल्यू नहीं देखनी, पहले तो इस तरह करें ना, मोल निकाल लें सिल्वर सल्फाइड के, 1 ग्राम के मोल कितने बनेंगे, तो मोल्स ऑफ Ag2S इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, बेटा Ag2S का जो MR होता है ना दैट इज 247.9, इसको बेटा डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 247.9, तो ये आएगा आपके पास, मोल्स आ रहे हैं आपके पास, moles of Ag2S is equal to 4.03 times 10⁻⁻3। अब बड़ा इतने मोल्स को डिसॉल्व करने के लिए कितना वाटर चाहिए, कहां से हेल्प लेंगे, देखें सबसे ऊपर टॉप लाइन में देखें, ये दिस इज सॉल्युबिलिटी। इस रेशो को, इसको जरा रेशो बनाए ना, क्या मतलब है जी इसका, वो कह रहे हैं जी इतने मोल डिसॉल्व करने के लिए ना 1.16 टाइम्स 10⁻⁻17 मोल्स, 1.16 टाइम्स 10⁻⁻17 मोल्स डिसॉल्व करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए,
1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम चाहिए, लेकिन आपको तो इतने मोल डिसॉल्व करने हैं 4.0, आपको ज्यादा मोल डिसॉल्व करने हैं ना 4.03 टाइम्स 10⁻³ इसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा x। बेटा देखिए मैंने यहां से रेशियो बनाई है, यहां से, अब आप इस यहां से x निकाल लें, x इज इक्वल टू 4.03 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.16 टाइम्स 10⁻17, तो आपके पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा 3.5 टाइम्स 10⁻14 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है जी, दिस इज द आंसर। आप देख लें नीचे आंसर उसने दिया हुआ है 3.5 टाइम्स 10⁻14। तो ये बेटा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बच्चे जो है इसमें गलती कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब बेटा इस क्वेश्चन की पिक्चर ले लें, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप अच्छा इसमें आप जरा केएसपी का एक्सप्रेशन अक्सर बच्चे गलत बना देते हैं, वो देखें। बेटा इसको आप जब डिसॉल्व करेंगे ना CA3PO4 होल ट्वाइस, तो इस तरह कैल्शियम आयन में जाएगा और PO4 3 माइनस में जाएगा और 2 मोल होंगे जी। ये होगा एक्वस सॉलिड से, ये सॉलिड है, ये एक्वस और ये भी एक्वस। तो केएसपी का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा देखें, कैल्शियम 3 और PO4 3 माइनस चार्ज अंदर डालकर कॉफिशिएंट को पावर बनाए। अगेन बिल्कुल वही काम है बेटा, सॉल्युबिलिटी इज गिवन ना, केएसपी निकालना है। तो कैल्शियम के लिए ये जो वैल्यू है ना बेटा, कैल्शियम के लिए इसको टाइम्स 3 करेंगे, 3 टाइम्स 2.50 टाइम्स 10⁻⁻6, और फॉस्फेट के लिए इसको टाइम्स 2 करेंगे, 2 टाइम्स 2.50 टाइम्स 10⁻⁻6। और एक और बात, जब फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो ये स्क्वायर अलहदा से और क्यूब अलहदा से लेने हैं, ये अलहदा से लेंगे बेटा, ठीक है ना। और फिर आपका आंसर आ जाएगा, इसको जरा खुद ट्राई कीजिएगा। ये आंसर इसका आना चाहिए बेटा, मैं आंसर शेयर कर रहा हूँ। आंसर आना चाहिए आपके पास 1.1 टाइम्स 10⁻⁻26, ये आंसर आना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का ताल्लुक है बेटा पार्टीशन कोएफिशिएंट से, ठीक है। इसमें चलें आपको एक इक्वेशन पहले सिखा देते हैं, इक्वेशन कैसे बनानी है। कुछ इसमें ऑर्गेनिक से रिलेटेड चीजें हैं तो वो भी देख लें। कैलकुलेट द मास ऑफ फिनाइल अमाइन प्रोड्यूस व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। फिनाइल अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखें जी, फिनाइल कहते हैं C6H5, अमोनियम होगा बेटा वैसे एमाइन NH2 होता है ना, तो NH3+, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाते हैं ना वो अमोनियम होता है, NH4 अमोनियम नहीं है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है वो अमोनियम है। 4 हाइड्रोजन का होना लाजमी नहीं है, 4 बॉन्ड्स का होना लाजमी है। और ये आगे जी क्लोराइड, इसका रिएक्शन हो रहा है जी NaOH के साथ, और देखेंगे NaOH क्या करेगा, NaCl बनेगा। अमोनियम NH3+, यहाँ पर एसिड अपना एक H देगा, OH के साथ वाटर बन जाएगा, तो आपके पास बनेगा फिनाइलएमाइन। फिनाइलएमाइन बन रहा है, NaCl बन रहा है और ये वाटर बन रहा है जी, ये रिएक्शन है। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है इसमें, बेटा वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ फिनाइलएमाइन व्हेन 4.20 ग्राम ऑफ फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। बेटा ये 4.20 ग्राम ऑफ फिनाइल अमोनियम है, इसका मास, इसका मोल निकालने जी। ये जो फिनाइल अमोनियम क्लोराइड है ना बेटा, ये इसका मोल कैसे निकालेंगे, मास तो गिवन है 4.20, तो इसका एमआर निकाल लें। इसका एमआर होता है बेटा, एमआर इसको निकालते हैं, एमआर इज 129.5। ठीक है, इसको आप बेटा डिवाइड कर लें तो आता है, बहुत लंबा सा आंसर आता है 0.0324324 यार है। अच्छा फिनाइल अमाइन कितना बनेगा, 1:1 है ना, 1:1 है, तो जितने मोल इसके बनेंगे उतने ही इसके बनेंगे। 0.0324324।
अच्छा, अब आपके पास फिनाइल अमाइन के मोल्स आ गए हैं, राइट? दीज आर द मोल्स, ये मैस नहीं है। मैस में कैसे जाएंगे? इसके एमआर से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 0.0324 टाइम्स इसका एमआर कितना होता है जी? फिनाइल एमाइन का आप निकाल लेंगे, 93 होता है, तो आपके पास आंसर आएगा 3.016। ये तो चलें बेटा, मैंने आपको ऐसी ये ऊपर वाले पार्ट से था, अगर आपको ये रिएक्शन समझ नहीं भी आया तो उसको आप फिलहाल स्किप करें, क्योंकि हमारा टॉपिक इक्विलिब्रिया है। ये आपको समझ आना चाहिए जो मैं पार्टीशन कोएफिशिएंट करवाने जा रहा हूँ। फिनाइल अमाइन का मैस निकालना लाजमी था, क्योंकि बेटा वो आगे यूज हो रहा है। अब देखें, ये है जी आपके पास ये आपके पास है एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल एमाइन। बेटा इसका वॉल्यूम कितना है? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है, राइट? और इसमें बेटा फिनाइल अमाइन था कितना इनिशियली? 3.016 था इनिशियली, इतना था इनिशियल मैस, ये था जी। लेकिन जब उसने ऊपर से बेटा क्या डाला? डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। कितना वॉल्यूम था डाइक्लोरोमीथेन का? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा क्या हुआ? कुछ फिनाइलमाइन नीचे से ऊपर चला गया। फिनाइलमाइन कहां से नीचे से ऊपर चला गया? क्योंकि डाइक्लोरो उसने मीथेन डाला है, तो फिनाइलमाइन ऊपर चला गया। कितना गया जी? 2.68, 2.68 ग्राम ऑफ फिनाइल एमाइन वो ऊपर चला गया। तो नीचे कितना बचा भाई? ये तो टोटल था ना 3.016, इसमें से माइनस करें। 3.016 माइनस 2.68, ये बेटा नीचे बच गया है 0.336। तो मैं बस नीचे वही लिख रहा हूँ जो रह गया, 0.336। आपने पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना है, रेशो बतानी है इसमें, केपीसी पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो बेटा मैस ऑफ फिनाइल अमाइन ऊपर कितना है? 2.68। कितने वॉल्यूम में है? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में। और ये कंसंट्रेशन होगी ना या नहीं हुई बेटा? देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल ओवर वॉल्यूम या मैस बाय वॉल्यूम। तो ये 2.6 ग्राम मैस, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने मोल निकालने हैं, मोल में ले जाएं, कोई इशू नहीं है। मैस बाय वॉल्यूम या मोल बाय वॉल्यूम, एक, क्योंकि केपीसी के अंदर यूनिट्स डज नॉट मैटर। क्या मैटर करता है केपीसी में? तो यूनिट सेम होनी चाहिए, जो आप ऊपर वाले केमिकल के लिए यूज कर रहे हैं वही नीचे के लिए यूज करनी है। और नीचे कितना रह गया जी? 0.336 ग्राम डिवाइडेड बाय 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा केपीसी का, पार्टीशन कोएफिशिएंट का। ये आपके पास आ रहा है बेटा 3.99। अब 3.99 इस तरह आप लिखे हमेशा, 3.99 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ये हुआ बेटा इसका, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 3.99 जो है ना, अगर आप उसके 3.99 को 4 अगर कह दें, अगर आप टोटल 4.99 चले पार्ट्स करें, टोटल पार्ट्स फिनाइल अमाइन के कितने करें? 4.99। तो 3.99 पार्ट्स किस में जाएंगे? डाइक्लोरोमीथेन में, और 1 पार्ट किस में रह जाएगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन में रह जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह 3.99 इसका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट बेटा लास्ट पार्ट है, बस लास्ट क्वेश्चन है इसका। सर मैंने मैंने आज बेटा आपको टाइट्रेशन के भी करवाने थे, लेकिन उसके क्वेश्चन जो है ना मैंने नेक्स्ट उसके लिए रखे हैं, क्योंकि टाइट्रेशन पे पूरी क्लास अलग लगेगी, जो टाइट्रेशन कर्व्स हैं, ठीक है? तो वो मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा आपको। अच्छा जी, इस पर आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। वो कह रहे जी कि व्हाट इज पार्टीशन कोएफिशिएंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन। तो आपने पहले बताना है कि इट इज द रेशो ऑफ दी, देखिए पार्टीशन कोएफिशिएंट होता क्या है, पहले फिर मैं आपको जुबानी बता दूं। पार्टीशन कोएफिशिएंट बेटा ये होता है कि आपके पास ए इन वाटर,
वाटर के अंदर एक सॉल्यूट डिसॉल्व है A, ठीक है। आप ऊपर से एक और केमिकल डालते हैं, सपोज अल्कोहल डालते हैं और उसको शेक करते हैं, तो ये जो ए है ना, ये ए कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा अल्कोहल और वाटर में, कि जब एक सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन, सॉरी अल्कोहल मैं नहीं लूंगा क्योंकि अल्कोहल इज मिसिबल, मैं कोई ऐसा लूंगा जो इसमें मिसिबल ना हो, हेक्सेन ले लेता हूँ जो वाटर में मिसिबल ना हो। तो जब एक सॉल्यूट बेटा, जब एक सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान, दैट इज द पार्टीशन कोफिशिएंट। तो ये क्या है? इट इज द रेशियो, क्योंकि बेटा हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड क्या होता है? रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं अब लिख रहा हूं, इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिखने का एक मार्क है बेटा, इक्विलिब्रियम पर, जब इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा, मतलब जितना सॉल्यूट, जितना ए हेक्सेन में जाना था चला गया और जितना ए वाटर में रहना था रह गया, इसको आप कहेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हम चेक करते हैं कि ए हेक्सेन में कितना गया, ए वाटर में कितना गया, दैट इज द पार्टीशन कोफिशिएंट। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखें, ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे इसको अक्सर गलत करते हैं, हालांकि आपने किया भी होगा पास पेपर में, लेकिन फिर आपको दिया जाएगा, आप फिर गलत कर देंगे। केपीसी फॉर बेंजोइक एसिड बिटवीन ऑक्टेन वन ओल एंड वाटर। ये जी हमारे पास इस दफा दो इसमें इमिसिबल लिक्विड्स हैं। अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि आपने केपीसी में ऊपर क्या रखना है नीचे क्या रखना है, क्योंकि रेशियो है ना, आप जिस मर्जी को ऊपर रख दें, जिस मर्जी को नीचे रख दें, बेहतर ये होता है नीचे वाटर रखें और ऊपर दूसरा केमिकल लिखें। ये आपके पास ये वाटर है, ये आपके पास ऑक्टेन वन ओल है, 0.4 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड in octane 1 ol is shaken with 125 cubic centimeter, water 125 cubic centimeter है और octane 1 ol 25 cubic centimeter है, और बेंजोइक एसिड कितना था जी इसमें? 0.4 ग्राम था। बताएं कि 0.4 ग्राम से वाटर में कितना गया, बेंजोइक एसिड वाटर में कितना गया, ये आपने बताना है। केपीसी इज गिवन जी 79.4। अब देखें, आप सोचें कि इस दफा आपके पास इनिशियल मैस उसने दिया हुआ है ना कि 0.4 ग्राम बेंजोइक एसिड स्टार्टिंग में था, और आफ्टर शेकिंग ऑक्टेन वन ओल और वाटर को शेक करने के बाद 0.4 ग्राम में से कितना बेंजोइक एसिड वाटर में गया, ये आपको नहीं पता। यही तो आपने फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ बेंजोइक एसिड एक्सट्रैक्टेड इनटू द वाटर। लेकिन ये तो आपको पता है ना कि अब ऑक्टेन वन ओल में स्टार्टिंग में 0.4 था, इक्विलिब्रियम पर 0.4 नहीं होगा, उससे कम होगा, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन बना लें, केपीसी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं चलें, कंसेंट्रेशन ऑफ benzoic acid in octane 1 ol divided by concentration of benzoic acid in water। अब केपीसी कितना है जी? केपीसी है 79.4। बेटा कंसेंट्रेशन को ओपन करें ना, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस कितना है ऑक्टेन वन ओल में? 0.4 तो स्टार्टिंग में था, इक्विलिब्रियम पर तो नहीं होगा ना 0.4, 0.4 से कम होगा क्योंकि कुछ वाटर में गया, तो ये माइनस एक्स करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कितना वाटर में गया। 79.4 बेंजोइक एसिड में है। बेटा मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई, चलें एक मिनट। 0.4 बेटा स्टार्टिंग में था, उसमें से एक्स जो है ना नीचे चला गया वाटर में, और बेंजोइक एसिड का वॉल्यूम कितना है बेटा? सॉरी, इसका ऑक्टेन वन ओल का, ऑक्टेन वन ओल है 25 डिवाइडेड बाय अब कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन वाटर निकालना है। तो बेटा वाटर में कितना गया कोई पता नहीं है ना, 0.4 स्टार्टिंग में था, एक्स गया है वाटर में, माइनस एक्स किया, तो यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स ओवर 150। ये ब्लैक कलर से वाटर है बेटा, कि वाटर में कितना बेंजोइक एसिड गया, एक्स ग्राम।
और ऑक्टेन 1 मोल से कितना निकला है 0.4 माइनस x ग्राम। अब बेटा आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें 79.4 इज इक्वल टू 0.4 माइनस x 25, इसको फ्लिप कर देंगे 150 ओवर x। आगे बेटा इसको सॉल्व करते हैं अब हम। सेवेंटी 79.4 इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स 150 करें तो 50 हो जाएगा, और माइनस सॉरी ये हमारे पास 125 है बेटा, सॉरी ये 125 है। वाटर इज 125 नॉट 150, ठीक है, ये 125 है, ये देखें 125, ठीक है बेटा। तो आपके पास अब बेटा आप इसको सॉल्व कर ले 0.4 टाइम्स 125 50 माइनस 125x डिवाइडेड बाय 25x। तो बड़ा बस आपने x निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, ये 25x उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1985x इज इक्वल टू 50 माइनस 125x। 1985x प्लस 125x इज इक्वल टू 50, तो ये आ जाएगा 2110x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2110, तो x आपके पास आ रहा है 0.237। तो 0.237 ग्राम जो है वो वाटर वो क्या हुआ एक्सट्रैक्ट हुआ है। मैस ऑफ बेंजोइक एसिड जो है जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो अब 0.237 में से आप 0.4 माइनस 0.237 करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो ऑक्टेन 1 मोल में रह जाएगा, और 0.237 किधर चला गया, वाटर में गया है, इनटू द वाटर, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर है। बाकी भी बेटा इस पे ना एक क्लास और लगेगी, क्योंकि मैंने इस पे टाइट्रेशन कर्व्स और कुछ चीजें और आपसे डिस्कस करनी है। लेकिन रिएक्शन काइनेटिक्स देखें मैं करवा चुका हूँ पिछले वीक। इक्विलिब्रिया में आपको केएसपी, केपीसी, बफर ये चीजें हो चुकी हैं, और पीएच ऑफ वीक एसिड, तो तकरीबन 80% तो हो गया ना इसमें। अब आप लोग थोड़ा सा बड़ा मेहरबानी ये करें ना कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप इस वीक में खुद तैयार कर लें, क्योंकि आप लोग मुझे एंड तक क्वेश्चन ही सेंड करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से नहीं आते, बहुत कम बच्चे क्वेश्चन सेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप लोग अगर मुझे क्वेश्चन सेंड कर दें, ठीक है, और जो अच्छे खासे क्वेश्चन सेंड करें ताकि मैं उसको आराम से डिस्कस करूं। फिर वीकेंड पर जो क्लास होगी ना, मैं कोशिश करूंगा इस वीकेंड पर 2 ही क्लासेस लूं, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझे बेशक इनके भी कर दें, रिएक्शन काइनेटिक्स जो जो हमने रिवाइज कर लिया है, रिएक्शन काइनेटिक्स के कर दें, इक्विलिब्रिया की कर दें, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कर दें, लेकिन मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के करेंगे। अगर टाइम मिला तो अगले दिन फिर हम जो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन है इक्विलिब्रिया और रिएक्शन काइनेटिक्स जो आप समझ रहे हैं हमसे नहीं हो रहे, वो आप मुझे सेंड करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।